बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फेक्शंस काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस क्या होता है। तो सबसे पहला जो इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस का वो है स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटस। स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटस को हम स्ट्रिप थ्रोट कहते हैं या सोर थ्रोट कहते हैं, गली की बीमारी या सूजस कहते हैं। असल में स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटस क्या है? ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्साई काज करता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्साई काज करता है और ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्साई जो है बीटा हिमोलिटिक होता है। मतलब है कि ब्लड एगर पर जब आप उसे ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि आपको क्लियर जोन जो है वो दिखाता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये पेरेंजाइटिस क्यों काज करता है कि ये पेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है। पेगोसाइटोसिस को किस तरह ये रेजिस्ट करता है? तो आपको पता है मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि असल में इसमें क्या होता है। इस बैक्टीरिया में मौजूद होता है एक एंजाइम्स मौजूद होता है और मैंने आपको बताया था कि इस एंजाइम्स में ये एंजाइम का क्या नाम है, हेलुरिनिडेज। इसके अलावा इसमें कैप्सूल मौजूद होता है और वो कैप्सूल जो है वो भी एंटीपिगोसेटिक है। तो इस वजह से ये जो है ये बैक्टीरिया एंटीपिगोसेटिक है। अगर आप पेरेंजाइटिस को ट्रीट न करें तो फिर क्या होता है कि ये ओटाइटिस मीडिया काज करता है, मतलब मिडल ईयर इन्फेक्शन। साइनोसाइटिस काज करता है, मेनिंजाइटिस काज करता है और टॉन्सिलाइटिस काज करता है अगर आप उसको ट्रीट न करें। असल में ये बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो उसका ये टॉक्सिन जो है भी ख़तरनाक होता है। दूसरा जो डिजीज़ है वो है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर जो है सबसे पहले आपको पता है कि इस बैक्टीरिया में एक एक्सोटॉक्सिन मौजूद होता है और इस एक्सोटॉक्सिन का नाम है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो है ये इज़ अ सुपर एंटीजन के तौर पे काम करता है। जिस तरह मैंने आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन के बारे में डिस्कस किया था। ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन का जीन असल में वायरस पे मौजूद होता है, बैक्टीरियोफेज पे मौजूद होता है। जब ये सपोज ये वायरस है, ये एंट्री किया, ये वायरस का डीएनए है, तो ये वायरस सबसे पहले बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना डीएनए जो है इनकारपोरेट करता है और लाइसोजेनिक रिलेशन कायम करता है, होस्ट गिस्ट रिलेशन कायम करता है। तो ये क्या करते हैं कि ये वायरस जीन जो है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन का जीन बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है और ये बैक्टीरिया फिर क्या होता है कि इसमें एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन मौजूद होता है और ये फिर क्या काज करता है, ये बैक्टीरिया टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन मतलब के तौर पे काम करता है और ये टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले ये टॉक्सिक शॉक मैंने आपको डिस्कस किया था स्टेफाइलोकोकस अरियस में डिस्कस किया था। तो मतलब है कि ये मतलब इट्स जीन प्रेजेंट इट्स जीन इन बैक्टीरिया इंसर्टेड इन बैक्टीरिया कैरिंग बाय बैक्टीरियोफेज वायरस। तो फिर ये क्या करते हैं कि जब ये जीन एक बीमारी काज करता है और इस बीमारी का नाम है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर अभी क्या है, when streptococcus pyogenes strain causing streptococcal pharyngitis produces an erythrogenic reading toxin. The resulting infection is called scarlet fever. स्कारलेट फीवर क्या होता है, आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि जब स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटिस जो है वो मतलब आपको पेरेंजाइटिस होता है तो आप अगर बैक्टीरिया को ट्रीट न करें तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो इन्फेक्शन काज करता है, इस इन्फेक्शन का नाम होता है स्कारलेट फीवर। असल में स्कारलेट फीवर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनी
एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और बॉडी में अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती, मतलब एंटीटॉक्सिन नहीं बनती, तो इसकी स्कारलेट फीवर जो है वो डेवलप होता है। स्कारलेट फीवर में सबसे मोस्ट कॉमन साइंस जो है वो रेश है और फीवर है, बुखार है, और ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में ये बीमारी आम होता है। ये यूजुअली आपको पता है कि इसके मतलब यूजुअली ब्लाची रेश होता है, और फिर ये रेश आहिस्ता आहिस्ता रफ हो जाता है और सैंडपेपर की तरह आपको नज़र आएगा। इसको स्कारलेट फीवर क्यों कहते हैं? इस वजह से कि क्योंकि स्कारलेट कलर रेश जो है इस फीवर में डेवलप होता है। ये देखो, ये स्ट्रिप्टोट बंदी को हुआ है और इसके बाद इसकी चमड़े पे इस तरह की रेशेस नज़र आई है। ये देखो, ये रेशेस, तो ये देखो ये स्किन पे रेश आया है, इसको हम स्कारलेट रेश कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि रेश जो है ये रेश कब बनता है? बिगेन अप टू 2 to 3 days बिफोर पर्सन इल और अप टू 7 days। अच्छा, आफ्टर द रेश, अच्छा जब बंदा बीमार होता है तो इससे 2-3 दिन पहले या मतलब 7 days तक जो है ये रेश आपकी बॉडी पे नज़र आता है। ज़्यादातर रेश कहाँ पे होते हैं? नेक पे होते हैं, ग्रोइन पे होते हैं, अंडर द आर्म्स, और फिर ये क्या होते हैं? रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये क्या होता है? ये रेशेस जो है ये स्प्रेड होता है। जब ये रेशेस फिर क्या होते हैं? रेशेस जब स्किन पे सबसाइड होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है? जो फिंगर के टिप्स है और टूस के टिप्स है वो फील होते हैं। पील का मतलब है कि वो क्या होता है कि वो आपको पता है कि अपर सरफेस ऑफ द स्किन जो है वो गिर जाता है। इसके अलावा इस बीमारी का और निशान ये है कि देखो फ्लश फेस, इस तरह ये देखो बिल्कुल फ्लश सुर्ख फेस होगा इसका। इसके अलावा स्वोलन टॉन्सल जो है ये देखो, ये टॉन्सल स्वोलन हुई है, ठीक है ना। साथ में नाजिया और वोमिटिंग भी क्या हो जाता है? नज़र आ जाता है, और बुखार तकरीबन 101 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और इसके साथ जो है एब्डोमेन में पेन होता है। एक और पहचान इस बीमारी का ये है कि इसके टंग इस तरह की लीजन्स क्रिएट होते हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी होते हैं, इस तरह के स्पॉट नज़र आते हैं। और इसके साथ आपको पता है कि जब ये डिजीज़ एडवांस होते हैं तो फिर इसके बाद आपको पता है कि आपका जो टेस्ट बड्स है, मतलब टेस्ट बड है टंग पे, वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्कारलेट फीवर जो है ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से काज होता है, और ये एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस। इसके सिम्टम्स साइंस मैंने आपको बताई कि रेशेस अपीयर होगा। रेशेस के बाद आपको पता है कि मतलब पहले आपके नेक पे रेश अपीयर होगा, ठीक है, और आपके आर्म्स की नीचे रेश अपीयर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा, और फिर ये सारा एरिया को कवर करेगा। साथ साथ में आपको पता है कि टॉन्सल जो है टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। साथ में फिर क्या होता है कि आपकी फेस फ्लश हो जाती है, और फिर क्या होता है कि टंग पे स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस होते हैं, और इसमें बुखार होता है। और इसको स्कारलेट फीवर क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ये स्कारलेट कलर रेश प्रोड्यूस करते हैं, सैंड पेपर कलर रेश प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्कारलेट फीवर। एक और बीमारी जो है वो है निक्रोटाइजिंग फिशाइटिस। निक्रोटाइजिंग फिशाइटिस जो है इसको हम फ्लिश ईटिंग डिजीज़ कहते हैं। और इसको फ्लिश ईटिंग डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन जब होता है तो इसमें बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू है इसका क्या होता है? डेथ होता है। इस वजह से इस बीमारी का नाम है निक्रोटाइजिंग फिशाइटिस। और ये बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? फ्लिश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि वो गोश्त कहा जाता है इससे। इसमें गोश्त अब क्या होता है? गोश्त इसमें ख़त्म हो जाए चमड़े से। एक और बीमारी है, इसका नाम है एरिसिपिलस। एरिसिपिलस जो है ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जो इफेक्ट करता है अपर लेयर ऑफ द स्किन को। ये देखो, ये फेस पे ज़्यादातर ये बीमारी आता है, और ये अपर लेयर ऑफ द स्किन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो क्या काज करते हैं? सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस क्या है? इट इफेक्ट द डीपर टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय एरिथमा एंड स्वेलिंग।
hard and tender to touch, spread quickly, apex skin of the lower leg or face. सेलुलाइटस और एरिसिप्लस में फ़र्क क्या है कि एरिसिप्लस जो है एरिसिप्लस सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, मतलब आउटर रीजन को इफेक्ट करते हैं, जबकि सेलुलाइटस जो है ये डीपर टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं। और क्या होगा आपको पता है सेलुलाइटस में कि स्वेलिंग होगा और आप हार्ड फील करेंगे, जब आप उसको टच करेंगे तो ये बहुत गर्म होगा ये जगह, और ये ज़्यादातर जो है लोअर लिग्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये देखो ये सेलुलाइटस है, डीप टिश्यू इन्फेक्शन है, इसमें स्वेलिंग होता है, आपकी लेग्स जो है इसमें क्या होते नजर आते हैं आपको, स्वेलिंग होता है। ये फेस को भी इन्फेक्ट करते हैं और लेग को भी इन्फेक्ट करते हैं। इस बैक्टीरिया में एम प्रोटीन मौजूद होता है, इस बैक्टीरिया में एम प्रोटीन मौजूद होता है, और वो एम प्रोटीन जो है इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं, और वो एंटीबॉडी आपकी मुख्तलिफ डिफरेंट अर्गन के आपकी बॉडी के डिफरेंट अर्गन के साथ क्रॉस रिएक्ट करते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज काज करता है। इस आपको पता है कि इस एम प्रोटीन के खिलाफ आपको पता है कि एंटीबॉडी बनते हैं, वो कार्डाइटिस काज करते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसमें एक और वायरुलेंट स्पेक्टर होता है, और इस वायरुलेंट स्पेक्टर का नाम है स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ। ये स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ हीमोलाइसिन है। हीमोलाइसिन का मतलब क्या है कि ये रेड ब्लड सेल को क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल का हीमोलाइसिस काज करता है। और इसको स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ क्यों कहते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सेंसिटिव है, मतलब ऑक्सीजन इस टॉक्सिन को क्या करते हैं, इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करता है। और ये ज़्यादातर ये एंटीजेनिक होता है। एंटीजेनिक का मतलब क्या है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। इस एंटीबॉडी का नाम है ASO एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन एंटीबॉडी, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी इस स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इसका नाम है एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी। आपको पता है कि इसका पैदा क्या है, जब आपको पता है कि जब आपको स्ट्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो तो लैब में आप अगर ये एंटीबॉडी बढ़ जाती है तो इसके टाइटर से आपको पता चलता है कि स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीज ने बॉडी पे अटैक किया है। किस तरह अटैक किया है, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनी है, तो आपको पता होगा कि जब आपका ASO टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीस का इन्फेक्शन है। ये बहुत मशहूर टेस्ट है जो लैब में करते हैं। इस टेस्ट का नाम है ASO टाइटर। ASO टाइटर एंटीबॉडी का मिकदार मालूम करते हैं। और आपको पता है कि ये टेस्ट हम रूमेटिक फीवर में यूज़ करते हैं, कि किसी बंदे को अगर रूमेटिक फीवर होता है तो इसका ASO पॉजिटिव आता है, ASO टाइटर जो है वो पॉजिटिव आता है। रूमेटिक फीवर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपलोड भी करूँगा। लेकिन रूमेटिक फीवर क्या है, असल में रूमेटिक फीवर जो है ये स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीस काज करता है, ठीक है ना। और ये जनरली ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है कि ये एक इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको पता है कि एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना। क्रॉस रिएक्ट होते हैं मतलब है कि आपकी बॉडी की टिश्यू के साथ और बैक्टीरिया दोनों को अटैक करते हैं। असल में ये क्यों बनते हैं ये एंटीबॉडी, स्ट्रिप्टोकोकल में एम प्रोटीन होते हैं, इस एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। ये एंटीबॉडी फिर क्या होता है कि ये एम प्रोटीन के साथ बी रिएक्शन करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपकी जॉइंट, हार्ट और ब्रेन टिश्यू पे क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो इस एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि मतलब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, अर्थराइटिस काज करते हैं, कार्डाइटिस काज करते हैं, और ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। जब ब्रेन का टिश्यू डैमेज होता है तो आपको पता है कि आपकी बॉडी की लिम्स और लेग्स वगैरह इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करता है, ठीक है ना। इनवॉल्यूंटरी
मूवमेंट करता है। तो ब्रेन का डिजीज़ भी काज करते हैं, जॉइंट्स का भी काज करते हैं और हार्ट का डिजीज़ भी काज करता है। ये मतलब नॉर्मली 4 से 18 ईयर या 5 से 15 ईयर के बंदों में ये बीमारी होता है। कब होता है? जब आपका सोर थ्रोट हो, आपका गला ख़राब हो और इसका ट्रीटमेंट न करे तो तो फिर क्या होगा कि ये डिजीज़ आपको होगा। ये डिजीज़ शॉर्ट पीरियड का होता है और इसमें आर्थराइटिस होता है और फीवर होता है। बाद में भी क्या होता है कि सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं जॉइंट पे और फिर क्या हो जाता है कि आपको कार्डिटिस वगैरह हो जाता है। लेकिन ये शॉर्ट मतलब एक्यूट डिजीज़ होता है। रियूमेटिक फीवर का वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वो मैं अलहदा आपको दूंगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग जो है स्ट्रेप्टोकोकस, जब किसी को पेरिन्जाइटिस हुआ हो तो इसके लिए आप ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कि आपकी थ्रोट में विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई भी मौजूद है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, अब मैंने आपको बताया था वो भी मौजूद होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस और विरिडान ग्रुप में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्राम स्टेनिंग यूजलेस होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्वाब बनाना है। मतलब आपने किसी की माउथ से या थ्रोट से आपने या फेरिंग से आपने क्या करना है, स्वाब, आप स्वाब कॉटन स्वाब ले लेंगे और इसमें अंदर क्या डालेंगे और वो स्वाब फिर आपने क्या करना है, आपने ब्लड एगर पे वो स्वाद लगाना है। तो ब्लड एगर पे आपको क्या नज़र आएगा? बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी नज़र आएगी। तकरीबन 18 से 48 आवर्स में आप उसको इनक्यूबेट करेंगे और ये कॉलोनीज जो है ये बेसिट्रासिन सिंसिटिव होगी। तो मतलब ये है कि लैब में अगर क्वेश्चन आ जाए किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपको अगर बीटा हेमोलिटिक मतलब ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई नज़र आ जाएंगी और वो बेसिट्रासिन सिंसिटिव होगी, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस होगा, वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस होगा। इसके लिए आप रिपीट टेस्ट भी कर सकते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं। आप सबसे पहले एंटीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रोट से, ठीक है, एंजाइम के ज़रिए, और फिर वो क्या करे, एंटीबॉडी के साथ आप उसको रिएक्ट करते हैं। अगर एग्लूटिनेशन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गई, आपका टेस्ट किया हुआ पॉजिटिव हो गया। रूमेटिक फीवर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ।